Hello, dear student. This is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम करेंगे भारतीय राजनीति की उभरती प्रवृत्तियाँ, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारा भारत आज़ादी से लेकर अब तक किन किन परिस्थितियों से, चुनौतियों से गुजरा। 1952 में पहले आम चुनाव हुए। अब तक भारत के अंदर अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई और इन प्रवृत्तियों ने भारतीय राजनीति को निरंतर रूप से प्रभावित किया। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो शुरू से लेकर अब तक मौजूद हैं, जैसे धर्म, जाति, भाषा, राजनीतिक दल, अत्यधिक राजनीतिक दल। इन्होंने भारतीय राजनीति के स्वरूप को हमेशा से ही प्रभावित किया है। काफ़ी लंबे समय से चली आ रही कुछ प्रवृत्तियाँ वर्तमान समय में मौजूद हैं। आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एक दल की प्रभुता के अंत का युग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से भारत आज़ाद हुआ, भारत के अंदर एक छत्र कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। 1947 से लेकर 1964 तक पंडित नेहरू ने शासन संभाला। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर इंदिरा गांधी। कहने का अभिप्राय यह है कि 1947 से लेकर 1989 तक कांग्रेस ने एक छत्र राज किया। 1989 से 2014 तक का जो काल है, उसमें एक दल की प्रभुता का युग समाप्त हो गया। मिली जुली सरकारों का काल शुरू हुआ। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक दल की प्रभुता समाप्त होकर 2009 में मनमोहन सिंह आए, उनकी भी गठबंधन की सरकार बनी। 2014 में अकेली बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और फिर 2019 में भी बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। तो यानी कि अब एक दल की प्रमुखता बीते युग की कहानी बन गई। अब इन दो कार्यकालों को छोड़कर अब बीजेपी का जो है वो शासन चल रहा है, एक दल का। नेक्स्ट, विश्व का बहुदलीय स्वरूप। बहुदल, भारत के अंदर बहुत सारे राजनीतिक दल पाए जाते हैं। 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को की मान्यता प्राप्त है और इनके अतिरिक्त अत्यधिक क्षेत्रीय दल हैं। इतने दलों की मौजूदगी यह सिद्ध करती है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, क्योंकि अनेक प्रत्याशियों में वोट बट जाते हैं। किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। सरकार जो है वो अस्थिर बनती है। एक दूसरे को समर्थन देकर बनी सरकारें हमेशा कमज़ोर साबित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व। अभी मैंने जिस तरह से बताया कि राष्ट्रीय दलों का महत्व कम हो गया और क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में 1600 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास दर्ज है। सिर्फ 7 राष्ट्रीय दल, 58 से अधिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल आयोग की मान्यता प्राप्त है। और मैंने जब भी बताया कि 1989 से 2014 तक जब मिली जुली सरकारों का काल था, तो ये सरकारें क्षेत्रीय दलों के सहयोग से ही बनी थी। वाजपेयी जी की सरकार एक वोट के कारण टूटी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को जयललिता की एक वोट ने गिराया था। तो इस तरीके से क्षेत्रीय दल जो हैं वो भारतीय राजनीति के कर्ता धर्ता बन गए, सरकारों के निर्माणकर्ता बन गए। नेक्स्ट, राजनीति का संप्रदायीकरण। संप्रदाय का मतलब कि राजनीति का धर्म के अंदर जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा प्रवेश कर चुकी है और हमारे भारत की जनता जो है वो अत्यधिक धार्मिक है। धर्म के नाम पर वो कुछ भी कर सकती है। धर्म के नाम पर लोग वोट लेते हैं, संघर्ष चलता है। राजनीतिक दल धर्म के नाम पर लोगों को उकसाते हैं और लोग आसानी से गुमराह हो जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बड़ी ही बाधा है। ये उचित नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति में आज ये उभरती प्रवृत्ति के साथ साथ मौजूद है। राजनीति का जातीकरण या राजनीति का जातीयकरण। जातीयकरण मतलब कि जाति ने भी भारतीय राजनीति के अंदर बहुत हद तक प्रवेश कर लिया है। भारतीय राजनीति जाति के आधार पर चल रही है। जाति के आधार पर राजनीतिक दल बनते हैं और जाति के आधार पर ही प्रचार होता है और जाति के आधार पर ही मतदाता मतदान व्यवहार करते हैं। तो भारतीय राजनीति का ये रूप जो है या ये उभरती हुई चुनौती जो शुरू से लेकर अब तक है, ये काफ़ी सोचनीय है। लोग विकास की तरफ या जन कल्याणकारी कार्यों की तरफ ना देकर अपनी जाति को देखकर वोट देते हैं, जो देश की स्थिरता के लिए घातक है।
कई राज्यों में तो जाति का बहुत ही बोलबाला है, जैसा कि हरियाणा में जाट राजनीति देखने को मिलती है, पंजाब में अकाली दल की प्रमुखता देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार आज के समय के सबसे उभरती चुनौती, भारतीय राजनीति को ललकारने वाली एक सबसे भयंकर समस्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है भारतीय राजनीति के अंदर। कोई भी राजनीतिक दल है, उसका उद्देश्य देशभक्ति या राष्ट्र का विकास न होकर अपनी जेबें भरना है। देश की विकास या लोक कल्याणकारी कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। जो विकास के लिए पैसा आता है वो अपनी जेबों में भर लेते हैं और राष्ट्र के लोगों को गुमराह करते हैं और कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा करते हैं। लोकसभा में अल्पमत राजनीतिक दलों की सरकारें, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 1989 से लेकर अब तक भारत के अंदर जो अल्पमत राजनीतिक दलों की सरकारें बनी हैं वो भारत की राजनीति में अस्थिरता पैदा करती हैं, लोगों में विश्वास को गिराती हैं, जो सही नहीं है। दल बदल पे मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है कि भारतीय राजनीति को खोखली करने वाली एक उभरती समस्या दल बदल। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दल बदलता है और जिधर उसको अपना स्वार्थ दिखता है, लोभ लालच दिखता है, उसी दल में शामिल हो जाता है। उसे खरीदा भी जाता है, उसे लालच भी दिया जाता है। लेकिन क्या है, लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, जिस कारण वो दल बदलते हैं और जहां उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आता है उसी दल का साथ देते हैं। राजनीति में धन की बढ़ती भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज राजनीति जो है वो गरीब व्यक्ति का खेल नहीं रहा। अमीर व्यक्ति ही राजनीति में आते हैं, वही चुनाव लड़ पाते हैं। एक गरीब व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि चुनावों के समय अनाप शनाप पैसा खर्च होता है, जो आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। चुनावों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। लोग प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, अल्कोहल बांटी जाती है, पैसों के दम पर वोट लिए जाते हैं, जो भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत ही घिनौनी जो ट्रेंड है, जो घिनौनी चुनौतियों के रूप में सामने आ रही है, वो है जो देश की हम ये कह सकते हैं कि देश के इस माथे पर, भारत माता के माथे पर कलंक है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को खुश करने की नीति, मैंने पहले भी बताया कि धर्म का हमारी राजनीति पर बहुत प्रभाव है। धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं, धर्म के नाम पर उकसाया जाता है। बीजेपी देख लीजिए आप, धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर लोगों को उकसाती है। और बहुत से दल हैं, बजरंग दल है, शिवसेना है, मुस्लिम लीग है, ये सब धर्म पर आधारित राजनीतिक दल हैं। लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेते हैं और ये कहते हैं कि आप धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं उनके हित में कानूनों का निर्माण करेंगे। तो उनको खुश करने के लिए वो कई ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे उनको वोट बैंक बनाने की नीति होती है उनकी। गठबंधनात्मक राजनीति, भारतीय राजनीति के अंदर एक नया ट्रेंड ये है कि अब गठबंधनों की राजनीति चलती है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और सब दल मिलकर गठबंधन बना लेते हैं और लोगों के सामने ये एक तरीके से धोखा है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है, इट मीन्स वो बीजेपी को चाहता है, लेकिन वो बीजेपी क्या करती है, दूसरे राष्ट्रों के साथ, दूसरे दलों के साथ गठबंधन करती है। या कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस दूसरे दलों के साथ गठबंधन करती है, जिसे हम पसंद भी नहीं करते। तो ये गठबंधनात्मक राजनीति का जो दौर चल चुका है वो भारतीय जनता के साथ धोखा है। नेक्स्ट, विचारधारा का पतन। देखिए, जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो विचारधारा के आधार पर खड़े होते हैं। लोग विचारधारा के नाम पर उन्हें सरकार बनाते हैं, उन्हें वोट देते हैं, लेकिन अब लोग अपने विचारधाराओं से, नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट लेते हैं, लेकिन जब उनकी सरकारें आ जाती हैं तो वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, अपने घोषणा पत्र पर खरे नहीं उतरते और नैतिक मूल्यों को ताक पे रखते हैं और जनता के साथ छलावा करते हैं। व्यक्ति पूजा, आज का जो युग है वो दल के नाम पर नहीं, नीतियों के नाम पर नहीं लड़ा जाता। आज का जो चुनाव है वो व्यक्ति के नाम पर लड़ा जाता है। व्यक्ति पूजा मेन हो चुकी है। वही तानाशाह वाला युग हम कह सकते हैं कि लोग व्यक्ति के नाम पर वोट लेते हैं। आज बीजेपी के नाम से बीजेपी नहीं जानी जाती, मोदी के नाम पर वोट लेते हैं लोग। हर जगह देखिए मोदी हो रही है। राष्ट्र की दल की कोई नीतियों की बात नहीं करता, घोषणा पत्रों की कोई बात नहीं करता, सिर्फ व्यक्ति के नाम पर वोट लिए जाते हैं और क्षेत्रीय दल भी व्यक्ति के नाम पर ही लड़े जाते हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि नीतियाँ, कार्यक्रम, विचारधारा के नाम पर वोट लेने चाहिए। थैंक यू।